Assalamu alaikum dear cadets. I hope you all are well. Dear cadets, as you know that during the current situation of COVID-19, it has become difficult to continue academic activities at campus. But don't worry, as you know that Cadet College Fatehjung, which is the Frontier Institute for the bright future of their cadets, has organized online classes to reduce academic loss of their cadets. Dear cadets, myself Abdul Jabbar, your science instructor at Cadet College Fatehjung. Dear cadets, as you know that during the physical classes at campus, we have completed first two chapters of our book. Today, in this discussion, we will start our third chapter, which is heredity in living organisms. लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिंदा अजसाम के अंदर विरासत को हमने डिस्कस करना है। हेरिडिटी का मतलब होता है विरासत। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा अजसाम के अंदर, जिंदा अजसाम के बाहर भी हम हेरिडिटी को डिस्कस करते हैं, वो हेरिडिटी दूसरी होती है। जिंदा अजसाम के बाहर जिस हेरिडिटी की हम बात करते हैं वो बैंक बैलेंस या वो प्रॉपर्टी होती है जो पेरेंट्स से बच्चों को मिलती है। हम जिंदा अजसाम के अंदर हेरिडिटी की विरासत की बात करने लगे हैं आज। सबसे पहले हम हेरिडिटी के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद हम हेरिडिटी का जो शॉर्ट सा एक इंट्रोडक्शन है आज के लेक्चर में हम वो देखेंगे। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम हेरिडिटी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। डियर कैडेट्स, अगर हम हेरिडिटी की डेफिनेशन की बात करें, बेसिकली ये ऐसी खसूसियात होती हैं जो पेरेंट्स से बच्चों में मुंतकिल होती हैं। ठीक है, डेफिनेशन की तरफ अगर हम बढ़ें तो वो कुछ इस तरह से होती है। हेरिडिटी, द कैरेक्टरिस्टिक्स that transfer from parents to offspring। ऐसी खसूसियात जो पेरेंट्स से बच्चों में मुंतकिल होती हैं, उन खसूसियात को हम हेरिडिटी कहते हैं। वो खसूसियात कौन सी हो सकती हैं? वो खसूसियात आई कलर है, वो खसूसियात स्किन कलर है, वो खसूसियात स्टिंग की स्ट्रक्चर है, वो खसूसियात हेयर है। ये वो खसूसियात हैं जो कि क्या हैं, पेरेंट्स से बच्चों में मुंतकिल होती हैं। डियर कैडेट्स, एज यू नो दैट न्यूली बॉर्न बेबी को जैसे ही हम देखते हैं तो हम फौरन कहते हैं कि ये फला अंकल पे गया है, या ये फादर की शक्ल से मिलता जुलता है, या ये मदर की शक्ल का है। तो वो बेसिकली क्या होती है, हेरिडिटी होती है। वो विरासत में चिल्ड्रन को मिल रही होती हैं, बच्चों को मिल रही होती हैं। हेरिडिटी का आपको कंसेप्ट आप आई होप के अंडरस्टैंड कर चुके होंगे आप कि हेरिडिटी क्या होती है, कि पेरेंट्स से मुंतकिल होने वाली खसूसियात बच्चों में हेरिडिटी कहलाती है। डियर कैडेट्स, अगर आप जानते हो कभी आपने बिल्डिंग की मैन्युफैक्चरिंग देखी हो या बिल्डिंग की मैन्युफैक्चरिंग करवाई हो, कोई बिल्डिंग बनवाई हो, तो अगर आप उसमें देखें कि हमें उसमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्लान की ज़रूरत पड़ती है कि किस तरह का हमने जो मैप जिसे हम कहते हैं नक्शा बनवाना है। सेकेंडली हमें मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है कि मटेरियल इसमें क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। इसी तरह से जैसे ही हम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ होती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है बाय नेचर, तो उसमें कोई ना कोई प्लान की एक तो पहले ज़रूरत होती है। नेक्स्ट उसमें क्या होती है कि मटेरियल की ज़रूरत होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की कंस्ट्रक्शन के लिए जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं, डियर कैडेट्स, वो मटेरियल बेसिकली एक केमिकल होता है जिसको हम जीन्स कह रहे होते हैं। द केमिकल विच रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीन। ठीक है, जीन की डेफिनेशन भी आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लें। कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, इस चैप्टर के आगाज से पहले हमें जो है वो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। जीन्स क्या होता है कि वो केमिकल्स, द केमिकल्स which is required for the growth of living
ऑर्गेनिज्म। वो केमिकल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड हो उसे हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ठीक हो गया, जीन की डेफिनेशन, आपको जीन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जीन्स किसे कहते हैं, वो केमिकल्स होते हैं बेसिकली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, जरूरी होते हैं, उन केमिकल्स को हम जीन्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट, अगर हम डेफिनेशन की बात करें या एक बेसिक कंसेप्ट है बेसिक सा सेल के बारे में कि व्हाट इज सेल। फिजिक्स में नेक्स्ट हम जब नेक्स्ट क्लास में मूव करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में जाके हम सेल्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे, लेकिन आपके इस लेवल पे हम एक बेसिक सी सिंपल सी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं सेल की। दैट इज सेल बेसिकली इज द स्ट्रक्चरल and functional unit of living organism। सेल बेसिकली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सेल से ही मिलकर लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते हैं। हजारों की तादाद में सेल्स होते हैं, बल्कि लाखों की तादाद में हम कहें तो मुनासिब होगा। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल का बेसिक फंक्शन क्या होता है, एक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर को बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है उसकी, और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो फंक्शंस होते हैं उनकी परफॉर्मेंस का जिम्मेदार भी सेल ही होता है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग से लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम ग्रोथ की अगर बात करें तो उसमें ये सेल फिर डिवाइड होता है, इसकी डिवीजन होती है। डिवीजन के नतीजे में सेल्स की क्वांटिटी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे सेल्स की क्वांटिटी बढ़ती जाती है तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसका बॉडी साइज, उसका फंक्शन भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। एज यू नो दैट न्यूली बॉर्न बेबी वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता जो 10 ईयर या 20 ईयर ओल्ड चाइल्ड जो है वो परफॉर्म करता है। इसी तरह से 15 या 20 ईयर ओल्ड बॉय या गर्ल वो नहीं परफॉर्म कर सकते लिविंग ऑर्गेनिज्म जो 40 ईयर या 30 ईयर ओल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे बॉडी की लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती जाती है वैसे वैसे सेल्स की तादाद बढ़ती जाती है। सेल्स की तादाद बढ़ती किस तरह से है, सेल की डिवीजन होती रहती है। अगर हम सेल की कंपोजिशन एक ब्रीफ छोटा सा एक देख लेते हैं, हम शॉर्ट सी एक सेल की कंपोजिशन के हवाले से, आपके सिलेबस में इसके ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग या कंपोजिशन नहीं है, लेकिन आपको एक इंट्रोडक्शन के तौर पे पता होना चाहिए। डेल्टारिड सेल जो है बेसिकली इसकी स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इसकी जो आउटर लेयर होती है उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इसकी आउटर लेयर होती है। सेल मेम्ब्रेन के जब हम अंदर जाते हैं तो उसके अंदर एक साइटोप्लाज्म होता है, ये वाला पोर्शन जो है, इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, ये जो पार्ट है हमारे पास ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। और ये जो है आपके पास ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। एक लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है जो सेल को क्या करती है, कवर करके रखती है। ठीक हो गया। और साइटोप्लाज्म के इनसाइड में न्यूक्लियस होता है। बेसिक जो आपके पास हेरिडिटी मटेरियल होता है या जिसे हम जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं वो इस न्यूक्लियस के अंदर होता है। ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली आपके पास सबसे जो स्मॉलर यूनिट होता है वो डीएनए होता है, जिसे हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। मैं इसको रेस करने लगा हूं यहां से, इस डेफिनेशन को। आप डियर कैडेट्स ड्यूरिंग दिस लेक्चर रफ नोटबुक आपके पास ओपन हो और बुक भी आपने अपने फ्रंट पे ओपन करके रखनी है। ये डेफिनेशंस कुछ जो होती हैं वो आप साथ साथ नोट करते जाएंगे वीडियो को पास करके। ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन योर लेक्चर आप बुक ओपन करेंगे, उससे रीडिंग करेंगे, एक दफ़ा फिर आप लेक्चर को दोबारा देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी लेक्चर की। अगर फिर भी आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझसे कांटेक्ट करके आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे सेल की। सेल की जो आउटर लेयर होती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कह रहे होते हैं, आउटर लेयर से जब हम इनर लेयर की तरफ मूव करते हैं तो वो साइटोप्लाज्म होती है। एक जेलेटिनियस मटेरियल होता है साइटोप्लाज्म।
साइटोप्लाज्म के अंदर जब हम थर्ड लेयर पे जाते हैं, इनर लेयर पे, वो हमारे पास बेसिकली न्यूक्लियस की लेयर होती है, न्यूक्लियस होता है बेसिकली। न्यूक्लियस के अंदर जो है हमारे पास वो हेरिडिटी मटेरियल होता है। हेरिडिटी मटेरियल क्या होता है? सबसे इसके अंदर जो स्मॉलेस्ट मटेरियल होता है वो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है जी? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसे इन शॉर्ट हम डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएनए, डीऑक्सी राइबो, डी न्यूक्लिक, एन एसिड से ए हमने लिया है। इन शॉर्ट हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड को डीएनए कहते हैं। डियर कैडेट्स, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। जैसा कि मैंने अभी कहा जेनेटिक मटेरियल है, तो इससे ये जाहिर होता है कि ये एक ऐसा मटेरियल है जो क्या सिंथेसाइज करता है? जीन्स सिंथेसाइज करता है। क्या सिंथेसाइज करता है? जीन्स। जीन्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है, जीन्स को बनाता है। जीन्स क्या होते हैं? हम उनकी डेफिनेशन को देख सकते हैं। वो एक ऐसा केमिकल होता है विच इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ के लिए हमें केमिकल जरूरत होता है, वो केमिकल बेसिकली हमें डीएनए दे रहा होता है, जिसे हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। ये जीन्स, डीएनए जो है वो केमिकल जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। वो केमिकल क्या करता है? जीन्स बनाता है। यही जीन्स आपस में मिलकर क्या करते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। ये जीन्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन। ये वो केमिकल है, ठीक है। केमिकल इस डीएनए ने प्रोड्यूस किया है। इस डीएनए से जो केमिकल मिला है उस केमिकल को हमने जीन्स का नाम दिया है। दो या दो से ज्यादा लाखों की तादाद में, मिलियंस ट्रिलियंस जीन्स आपस में मिलते हैं, वो प्रोटीन्स बनती है। उनके नतीजे में जो प्रोडक्ट बन रही होती है जीन्स के मिलाप के नतीजे में। प्रोटीन्स बेसिकली क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट है, बॉडी को शेप देता है और बॉडी के फंक्शन को डिसाइड करता है। प्रोटीन क्या करता है? उसका क्या काम होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनकी शेप डिसाइड करता है और उनके बिहेवियर को डिस्कस करता है, उनके बिहेवियर को अरेंज करता है कि किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए। तो बेसिकली अगर आप देखें तो प्रोटीन्स ही क्या कर रहा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उसकी किस तरह से शेप देनी है और उसकी किस तरह से शेप के बाद उसका कैसा बिहेवियर होना चाहिए उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक हो गया। और यूं होता है कि ये जो जीन्स हैं ये आपस में मिलकर जब एक लॉन्ग सा स्ट्रैंड बना लेते हैं, उस लॉन्ग स्ट्रैंड को हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स बेसिकली एक धागे की तरह लच्छेदार जो है साख्त होती है। आपको इसकी स्ट्रक्चर भी स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी क्रोमोसोम्स की, और सेल की स्ट्रक्चर भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। सेल के पार्ट्स भी हैं कुछ, उसके अंदर साइटोप्लाज्म को भी बड़ी डिटेल में दिखाया गया है, सेल मेम्ब्रेन को और न्यूक्लियस को भी दिखाया गया है, आप उसे देख सकते हैं। अच्छा जी, तो हमने ये कहा कि हमारे पास केमिकल होता है जो कि डीएनए से हमें रिसीव हो रहा होता है, जिसको हम जीन्स कहते हैं। वो जीन्स जब मिलते हैं तो वो क्रोमोसोम्स बनाते हैं, जिसे क्रोमोसोम्स, अगर वो लॉन्ग स्ट्रैंड बनाते हैं तो क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर वो जो है मिलियन ट्रिलियंस लाखों की तादाद में कॉम्बिनेशन होता है तो उसके नतीजे में प्रोटीन्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है। प्रोटीन क्या करता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर को शेप देता है और उनके बिहेवियर को मॉडिफाई करता है, डिस्कस करता है। ये क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? ये भी बेसिकली आपके पास उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या है? मैन्युफैक्चरिंग के तौर पे यूज हो रहे होते हैं। ये क्रोमोसोम्स और जीन ये दोनों बेसिकली डीएनए से मिलकर बने होते हैं। ठीक हो गया। अब होता क्या है? अब ये जो डीएनए है इसने क्या प्रोडक्शन की? जीन्स की, क्रोमोसोम्स की, ये दोनों चीजें प्रोड्यूस हो गई। इनकी लॉन्ग स्ट्रैंड जो जीन या क्रोमोसोम्स की वो प्रोटीन्स बना रही है, प्रोटीन्स बॉडी को शेप दे रही है और उसके बिहेवियर को डिस्कस कर रही है। ठीक हो गया। अब बॉडी की शेप भी आ गई, उसका बिहेवियर भी, फर्दर उसकी शेप में ग्रोथ आ रही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की शेप में इजाफा हो रहा है और उसके फंक्शन भी चेंज हो रहे हैं। तो वो फंक्शन कैसे चेंज होते हैं या बॉडी की शेप में कैसे चेंजिंग आती है? वो जो ये सेल होता है जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसकी डिवीजन हो रही होती है।
इस सेल के डिवीजन के नतीजे में होता क्या है, सेल जब डिवाइड होता है तो यही जो डीएनए है, सबसे पहले ये सेल है हमारे पास, इस सेल ने डिवाइड होना है, डिवाइड होकर ये 2 या 4 या 6 या 8 सेल बनाता है। अब इस सेल ने जब डिवीजन इसकी होती है तो सबसे पहले ये जो डीएनए होता है, जो कि बेसिक हमारे पास क्या है, मटेरियल है लिविंग ऑर्गेनिज्म की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जैसे ब्रिक्स होती हैं बिल्डिंग की मैन्युफैक्चरिंग के लिए बेसिक मटेरियल के तौर पे हम यूज करते हैं, इसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसका बेसिक जो मटेरियल है वो डीएनए है। सबसे पहले जब सेल की ब्रेकिंग होती है तो डीएनए क्या करता है, एक कॉपी बना लेता है, रेप्लिकेशन हो जाती है डीएनए की, बेसिकली स्ट्रैंड्स होते हैं। तो डीएनए क्या होता है, सबसे पहले एक डीएनए अगर था तो वो 2 में तकसीम हो जाएगा, या 4 डीएनए बन जाएंगे, या 3 डीएनए बन जाएंगे। मतलब क्या है कि एक डीएनए की हूबहू उसी से मिलती जुलती बिल्कुल उसकी कॉपी बन जाती है। डीएनए की जब कॉपी बनती है इट मींस हमारे पास केमिकल जो मटेरियल है उसकी क्वांटिटी बढ़ गई है। केमिकल मटेरियल की क्वांटिटी जैसे बढ़ती है, जीन्स बढ़ते हैं, क्रोमोसोम्स बढ़ते हैं, जीन्स और क्रोमोसोम्स के बढ़ने के साथ साथ प्रोटीन्स भी बढ़ती हैं। सबसे पहले जो इसकी कॉपी होती है डीएनए, एक ही डीएनए का अगर क्वांटिटी थी कुछ, इसकी डीएनए की डिवीजन हुई है, सेल की डिवीजन हुई है, तो उस डिवीजन के नतीजे में डीएनए की सबसे पहले एक और कॉपी बनी है। जिस तरह का ये डीएनए फंक्शन कर रहा था, जीन्स बना रहा था, जीन्स आपस में मिलकर क्रोमोसोम्स बना रहे थे, और वो मिलकर क्या बना रहे थे, प्रोटीन्स, प्रोटीन बॉडी को शेप और उसके बिहेवियर को डिस्कस कर रही थी। अब इसी तरह से इसकी सेल की डिवीजन के दौरान डीएनए की एक दूसरी कॉपी बन गई है। ये जो कॉपी है इसका भी फिर यही फंक्शन होगा, ये अपनी तरफ से जाके क्या करेगी, जीन बनाएगी, जीन्स मिलकर क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स आपस में मिलकर क्या बनाते जाएंगे, प्रोटीन्स, और इसी तरह से क्या होती जाएगी, उसकी शेप और चेंज होती जाएगी, और उसका फंक्शन या बिहेवियर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का चेंज होता जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या है, मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है, उसका मॉडिफिकेशन हो जाती है उसकी। तो ये आज हमने जो कुछ बेसिक हमने डिस्कस किया है, आप आई होप के अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। कल इंशाल्लाह हम फिर इस हेरिडिटी का, विरासत की मुंतकिली के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर ये विरासत किस तरह से मुंतकिल होती है। अभी तो हमने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की मैन्युफैक्चरिंग या उसकी बिल्डिंग किस तरह से होती है उसको हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। डियर कैडेट्स, आपको होमवर्क आपकी मोबाइल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनके आपने आंसर्स अपने पास नोट करने हैं। कहाँ पे नोट करने हैं, जो फेयर कॉपी आपको कॉलेज में दी गई थी उस कॉपी में आपने इनके आंसर्स नोट करने हैं इन क्वेश्चंस के, और उनको अच्छी तरह से आपने तैयार भी करना है, याद भी करना है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह हम डिटेल डिस्कशन में जाएंगे हेरिडिटी में, कि हेरिडिटी किस तरह से ट्रांसफर होती है पेरेंट्स से बच्चों में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हुए। कैडेट्स, तब तक के लिए आपने अपना ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।